Welcome students. Today our topic is mitochondria part 2 for BSc part 1 students. हमने पूर्व में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में. अब हम इस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्सेस के रूप में इसमें कुछ एंजाइम सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रत्येक F1 कण में 4 इलेक्ट्रॉन अभिगमन कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं. सबसे पहले ग्रीन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने और उनके साथियों ने इसके बारे में बताया था और उसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन अभिगमन कड़ी ETC. अब ये क्या है? जैसे कॉम्प्लेक्स 1 NADH Q रिडक्टेस, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका अणुभार लगभग 50,000 है और इसकी संरचना में 15 सब यूनिट्स पाए जाते हैं. और इस कॉम्प्लेक्स में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN तथा 6 आयरन सल्फर के सेंटर्स या केंद्र पाए जाते हैं. फिर देखेंगे दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट Q रिडक्टेस. ये कॉम्प्लेक्स 2 पॉलीपेप्टाइड्स का बना है. इसका अणुभार है मॉलिक्यूलर वेट 97,000. इसमें फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD और 3 आयरन सल्फर के सेंटर्स पाए जाते हैं. तीसरा है कॉम्प्लेक्स 3. इसमें QH2 साइटोक्रोम C रिडक्टेस. इस कॉम्प्लेक्स में कई सब यूनिट्स पाए जाते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2,80,000. इसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, आयरन सल्फर प्रोटीन्स पाए जाते हैं. फिर है कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस. ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और कई पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है. इसमें साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर एटम्स पाए जाते हैं. इसका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार लगभग 2 लाख होता है. और तीसरा है ATPase कॉम्प्लेक्स. ये F1 पार्टिकल के अंदर पाया जाता है, जो उसका हेड पार्ट होता है उसमें मिलता है. अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने देखे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है? इन कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में जो हमने अभी ऊपर देखा था, उसी के अनुसार हम देखेंगे कि NADH से NAD बन जाता है और हाइड्रोजन निकलता है. ठीक है, इसमें आयरन सल्फर है, FMN रिड्यूस हो जाता है, FMNH2 बनता है. इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर हम देखेंगे कि सक्सीनेट से फ्यूमरेट बन रहा है और इसमें भी आयरन सल्फर पाया जाता है. कॉम्प्लेक्स 1 और 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को और उसमें भी आयरन सल्फर पाया जाता है. साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C रिडक्टेस इनको बीच में ज्वाइन करता है और इलेक्ट्रॉन्स को 3 से 4 में पहुंचाता है. कॉम्प्लेक्स 4 को अब फिर देखें तो उसके अंदर हमें कॉपर दिखाई दे रहा है और हाफ O2 और मिलकर के जो हाइड्रोजन आता है उसके साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंजाइम्स के ऊपर एक से दूसरे में ट्रांसफर किए जाते हैं. अब इनका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है तो अभी इस चित्र में देखो आप, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक मेम्ब्रेन, 2 जो हमने स्ट्रक्चर में पहले देखा था कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और
उन मेम्ब्रेन्स के अंदर एक साइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन सिस्टम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब इन एंजाइम्स के द्वारा जो भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो निकल के ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में कुछ एंजाइम्स प्लस जैसे आयरन है, कॉपर है, ये मिलकर जब काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। इसलिए हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। अब इन कॉम्प्लेक्सेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के रूप में मैट्रिक्स से बाहर की ओर दिख रहे हैं, 2H 2H 2H। इस प्रकार से जब ये कॉम्प्लेक्सेस से हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर मैट्रिक्स में जो अंदर मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, वो एल्कलाइन हो जाएगा, OH। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीका होता है कि जहाँ भी बैलेंस बिगड़ता है वो बैलेंस को सही करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, प्रोटॉन्स निकले हैं बाहर, अब ये वापस अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स बड़े हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि ये जो 5th वाला कॉम्प्लेक्स है जिसको F1 पार्टिकल के अंदर ATPase, F1 ATPase जो नीचे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उस बेस पीस पे एक चैनल है जिसका साइज बड़ा है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन चैनल। तो ये जो 2H दिखाई दे रहे हैं प्रोटॉन्स, ये अब निकल तो गए, वापस अंदर आने के लिए F1 पार्टिकल में प्रवेश करते हैं। और जब वो वहाँ प्रवेश करते हैं तो वहाँ ATPase जो एंजाइम्स हैं उनकी मदद से ADP के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के ATP बनाता है। फॉस्फेट जो है ऊर्जा का फॉर्म है, तरीका है। तो इस प्रकार से जो प्रोटॉन्स निकले हैं एंजाइम सिस्टम से वो ऊर्जा को बनाते हैं, इस प्रकार इसका नाम। तो ये जो हमने F1 पार्टिकल की विशेषता देखी है, देखिए प्रोटॉन्स अंदर घुस रहे हैं, इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं घुस रहे, ये F1 पार्टिकल के अंदर एक प्रोटॉन चैनल है जिसके द्वारा अंदर घुसते हैं और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस काम को करने में मदद करते हैं एंजाइम्स ATP सिंथेटेज। अब अगर हम देखें तो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है। मुख्य केमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो प्रोटीन्स, इसमें 30% जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। लिपिड्स 65% फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, मेनली जैसे लेसिथिन एंड सिफेलिन। एंजाइम्स, इसमें लगभग 60 प्रकार के एंजाइम्स अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं और ये एंजाइम्स 70% प्रोटीन के बने होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, वो भी डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन सर्कुलर आकार का है, जैसा DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है उससे ये भिन्न DNA होता है और 5 to 10% पाया जाता है। 2% RNA और मिनरल सॉल्ट, जैसा भी आपने देखा भी था, आयरन है, कॉपर है, ये इसके अंदर दिखाई दिए थे। अब फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया योग फॉर्मेशन में मदद करता है और इसको लॉइस नामक वैज्ञानिक ने देखा था 1911 में। फिर इसको एक श्रीवास्तव है 1965 में, उन्होंने देखा था लाइट माइक्रोस्कोप में और इन्होंने इसको प्रूव किया था कि हाँ, योग फॉर्मेशन में ओवम के समय, डेवलपमेंट के समय माइटोकॉन्ड्रिया योग बनाने में मदद करता है। दूसरा है रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और एंड स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म बनता है तो बेंडा और उसके साथियों ने ये देखा था कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब इस समय में होता है
स्पर्मियोजेनेसिस के समय, तो माइटोकॉन्ड्रिया 4 या 5 गोलाकार आकृतियों में स्पर्म हेड के अंदर देखे गए थे, जो ये प्रूव करते हैं कि ये स्पर्मियोजेनेसिस में एक रोल प्ले करता है। फिर है रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम देखते हैं कि हमने बार बार पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा निकलती है। अब ये ऊर्जा निकलती है का क्या मतलब हुआ कि जो हम भोजन करते हैं, प्राणियों द्वारा जो भोजन करा जाता है, तो उसमें शुगर होती है, शर्करा, और ये जो शर्करा है, जैसे मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, इस रूप में एब्जॉर्ब होती है। तो अवशोषण के बाद में इस शर्करा में मोनोसैकेराइड शुगर्स जो होती हैं, ये कोशिका में डिफरेंट तरीके से ये एनर्जी के फॉर्म में, जैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है, और श्वसन श्रृंखला या जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कुछ साइकिल्स आपने पूर्व में पढ़ी होंगी, और वही जो साइकिल्स हैं ये प्रूव करती हैं कि जो एनर्जी है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन जो हम करते हैं उससे परिवर्तित होकर के वो ऊर्जा हमें कर्म करने की, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होकर हमें हमारे शरीर को मिलती है। फिर है रोल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट से अलग हटके जो भोजन होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर पायरुविक एसिड से हमें मिलता है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। फिर है रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो एमिनो एसिड्स में मेटाबॉलिज्म के समय जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, वो हम देखते हैं कि वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल्स वगैरह हमने जब देखी थी कि जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी निकलती है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। कभी आपने देखा होगा कि आप भूखे रहते हो फिर भी आपके शरीर में ऊर्जा आपको मिलती रहती है लगातार काम करने की। तो स्टारवेशन या भूखे रहने के समय में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फैट को यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार फंक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस है, और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मिल गई हैं। थैंक्स।